गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 3 समास के बारे में जानेंगे। अब समास क्या होता है, सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को समझना होगा। समास शब्द का जो अर्थ है वह है संक्षेपीकरण करना, अर्थात समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियां या योजक शब्द और अथवा आदि का जिसमें लोप हो जाता है तो शब्द का संक्षेपीकरण हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र का समास है राजपुत्र, ठीक है। जो इसमें विभक्ति है का, उसका यहाँ पर लोप हो गया है। इट मीन्स कि राजपुत्र जो है ये संक्षेप में हो गया है। तो यहाँ राजा और पुत्र मिलाकर एक नया पद राजपुत्र बन गया है, तथा का जो बीच में विभक्ति लगी हुई है वो लोप हो जाती है। इस प्रकार हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए शब्द यानी जो प्रक्रिया है उसको समास कह सकते हैं। अब समास की क्या विशेषताएं हैं? समास में दो पदों का योग होता है और दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसे समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद जैसे अब ये राजा का पुत्र क्या है, राज जो है ये प्रथम पद है यानी पूर्व पद, और पुत्र जो है ये द्वितीय पद यानी उत्तर पद है। और राजपुत्र जो है यह क्या कहा जाता है, इसको समस्त पद। तो समझने का जो है, कहने का जो तात्पर्य है कि समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। तो दो पदों के बीच जो है विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब समझिए, रसोई घर जो है, रसोई में रसोई जो है वो पूर्व पद है और उत्तर पद है घर, लेकिन जो विभक्ति लगी हुई है रसोई घर, रसोई के लिए, घर के लिए का जो है यहाँ पर लोप हो गया। जो समस्त पद हमारा बनेगा वह बनेगा रसोई घर। वैसे ही ग्रामागत ये समस्त पद है, लेकिन इसका जो पूर्व पद है वह है ग्राम और जो उत्तर पद है वह है गत, यानी ग्राम को गत यानी ग्राम को जाने वाला। तो को विभक्ति का यहाँ पर लोप हो गया है। ऐसे ही जलमग्न, जलमग्न जो है वह समस्त पद है, लेकिन इसका जो पूर्व पद है वह जल है और मगन जो है वह उत्तर पद है। तो जल में मगन, तो इसमें जो में विभक्ति आई है उसका जो है समस्त पद जब हम बनाएंगे तो इस विभक्ति का लोप हो गया है। तो यह जो है संक्षेपीकरण है, ठीक है। अब जो है समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह का अर्थ है कि समस्त पद के पदों को जब हम अलग अलग करने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं वह समास विग्रह कहलाती है। जैसे शोकाकुल, शोक प्लस आकुल, शोक जो है वो प्रथम पद है यानी पूर्व पद है और आकुल जो है वह उत्तर पद है। तो जो इसका विग्रह बनेगा वह बनेगा शोक से आकुल। इसमें भी जो विभक्ति लगी हुई है वह है से। वैसे ही प्रयोगशाला, प्रयोग जो है प्रथम या पूर्व पद है और शाला जो है वह उत्तर पद है। अब जब इसका समास का हम विग्रह करेंगे तो वह बनेगा प्रयोग के लिए शाला। तो इसमें जो विभक्ति है वह क्या है, के लिए। अब आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। देखो, समास के जो है मुख्यतः चार, मुख्य जो मेन जो होते हैं चार होते हैं, लेकिन गौण जो होते हैं वो दो होते हैं। इस प्रकार समस्त जो हैं इनके समास के कुल 6 भेद होते हैं। प्रथम है अवयवी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। लेकिन कर्मधारय और द्विगु समास जो हैं ये गौण भेद माने गए हैं। अब जो अवयवी भाव समास है, प्रथम जो समास है, समास का मुख्य भेद है, इसकी डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए कि क्या इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे उसके बाद हम उदाहरणों का जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो अवयवी भाव समास क्या है? जिस समास में पहला पद अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं।
और इसका पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान भी होता है। वैसे ही पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद जो बनेगा वह अव्यय ही बनेगा। और इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण जरूर होता है, जैसे प्रति, मास और यथा, योग्य। लेकिन जो प्रति क्या है, अव्यय शब्द है, लेकिन जो हमारा जो पूर्व पद है वो क्या है, प्रति। लेकिन जो मास है वो क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा कौन सा है, मास जो है किसी पर्टिकुलर मास का, यहाँ महीने का नाम नहीं है, तो यह है जातिवाचक है, यानी संज्ञा है। वैसे ही यथा, योग्य, यथा शब्द जो क्या है वह अव्यय शब्द है, और योग्य, योग्य क्या है, विशेषण है। तो इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण अवश्य होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद जो है उत्तर पद वह संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। अब देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण। समस्त पद जो है यहाँ पर है अजन्मा। अ शब्द जो इसमें है, जन्मा में जो प्रारंभ में लगा है वो क्या है, अव्यय शब्द। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, वह है बिना जन्मे। और वैसे ही आमरण, आ क्या है, अव्यय शब्द है। मरण जो है वह संज्ञा या सर्वनाम है। ठीक है, तो ऐसे ही मरण तक। वैसे ही दूसरा समस्त पद देखिए आजीवन, तो आ जो है वह क्या है, अव्यय शब्द है, और जो जीवन है वह संज्ञा या सर्वनाम है। ऐसे ही आसमुद्र, तो आ जो है वह अव्यय है, और समुद्र जो है वह क्या है, संज्ञा है। तो आजीवन का क्या अर्थ है, जीवन भर, और आसमुद्र यानी समुद्र पर्यंत तक। तो जो अव्ययी भाव में जो क्या होता है, इसमें पहला पद जो होता है वह अव्यय होता है, और जो दूसरा जो पद होता है वह संज्ञा या विशेषण जरूर होता है। अब आगे देखिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यथा संभव। समस्त पद जो है इसका यथा संभव, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो वह क्या बनेगा, जैसा संभव हो। वैसे ही यथा नियम। अब यथा क्या है, अव्यय शब्द है, और नियम क्या है, विशेषण है। तो इसका जो विग्रह बनेगा वह है नियम के अनुसार। वैसे ही यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। बेकाम, बिना काम के। अनजाने, बिना जाने। प्रतिमाह, हर महीने। और प्रतिवर्ष, हर साल। भर पेट यानी पेट भर कर। तो जो विग्रह हमें, जब हम समास का जब विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें इसके डेफिनेशन को समझना होता है। उसके बाद हमें समास का जो है प्रथम पद का पता होना चाहिए, उत्तर पद का पता होना चाहिए, और समस्त पद क्या है और उसका विग्रह कैसे करेंगे, तो वहाँ हमें सब कुछ समझना होता है। और यह जो है उदाहरण के द्वारा हम समझ रहे हैं। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। रातों रात। अब जो है अव्ययी भाव समास में ही आएगा ये शब्द। दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात। ऐसे शब्द जो हैं वो अव्ययी भाव समास में आएंगे। अब है एक शब्द है इसमें प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या है, अब इसका जो हम वो करेंगे प्रथम पद और उत्तर पद, वो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसका विच्छेद करके देखेंगे कि प्रति अक्ष। अक्ष का क्या अर्थ है, आँखें। ठीक है, तो आँखों के सामने इसका विग्रह बनेगा। वैसे ही प्रति दिन, प्रति क्षण। बखूबी, ब शब्द जो है वो अव्यय है, खूबी क्या है, विशेषण है, तो खूबी के साथ। यथामति, मति के अनुसार। यथावसर यानी यथा अवसर। अवसर क्या है, जो हम लिंग में पढ़ते हैं, विशेषण में पढ़ते हैं कि जो अवसर है यह एक दशा है, अवस्था है। हमने लिंग में पढ़ा है, और यह लिंग में नहीं, विशेषण में पढ़ा है। ये विशेषण में ये अवसर जो है समय के साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण यहाँ पर है। यथा अवसर,
अवसर के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, अनचाहा यानी बिना चाह के, और निडर यानी डर रहित। तो दूसरा जो हमारा मुख्य पार्ट है वह है तत्पुरुष। और तत्पुरुष के जो हैं यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है और पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो अव्ययी भाव समास में क्या है, प्रथम पद जो क्या है अव्यय है, लेकिन दूसरा पद क्या है यानी उत्तर पद जो है वह संज्ञा या विशेषण होता है। लेकिन यह जो है तत्पुरुष समास यह अवयवी भाव से बिल्कुल अलग है और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद जो है वो गौण होता है यानी उसकी वैल्यू कम होती है। और पूर्व पद के साथ जो है विभक्ति का, के, की, ले, ला, ले, में, पर, इन सब का जो है लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जो है इसके हमने एक वो बनाया हुआ है इसका एक कि कर्ता ने कारक को कर्म से के द्वारा करण के लिए करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, और जो है अपादान से संबंध का के की अधिकरण में, पर, ऐसे कुछ इसकी एक लाइन बनती है एक लय में। वह हम जो है ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।